मैंने उनको कहीं न कहीं मैं मार के डर से, गाली के डर से क्या करती थी कि मैं रोटियों को अपने अंडरगारमेंट में छुपा लेती थी, कहीं भी छुपा लेती थी और बाथरूम जाती थी और 2 रोटियाँ मैं एक्स्ट्रा खा लिया करती थी बिना सब्जी के। सब्जियों को तो मैं अंडरगारमेंट में छुपा नहीं सकती थी ना। उसने एक बाल्टी में यूरिन करी और पूरे बाल्टी का यूरिन मेरे ऊपर डाल दिया। मैंने सोचा मैं झाड़ू लगा लूँगी, मैं पोछा लगा लूँगी, किसी के घर में खाना बना लूँगी और अगर ज़रूरत पड़ी ना तो वेश्या भी बन जाऊँगी। रेलवे स्टेशन में सो लूँगी, लेकिन मैं इनके लिए नहीं मरूँगी किसी भी हालत में। घर के सारे काम, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, इसके अलावा मेरी दादी सास भी हुआ करती थी जो बेड में ही लैट्रिन, बाथरूम सब करती थी। तो उनका बेड में ही लैट्रिन, बाथरूम कराना, उनके लैट्रिन, बाथरूम के कपड़े साफ करना, ये सारा काम मेरा हुआ करता था। स्थिति ये भी मेरे लिए फिर भी स्वीकार्य थी कि मैं घर का सारा काम कर लूँ। हालाँकि ना मेरी ऐज थी, ना मेरा वैसा मेंटल प्रिपरेशन था कि मैं इतने काम कर सकूँ। मैं घर में काम करती थी, लेकिन मुझे घर में आराम भी मिलता था, भरपूर नींद भी मिलती थी और जो उपलब्ध था वो भरपूर खाना भी मिलता था, चाहे वो दाल-चावल सब्जी क्यों ना हो। वहाँ ना मुझे खाना मिलता था, ना मुझे आराम मिलता था और बाकी चीज़ें जो मेरे साथ में चालू हुई, मारना, मतलब मुझे पता ही नहीं चलता था कि मारना क्या होता है, मतलब किस बात पे मारा जाता है। खाना खाने का ये नियम था कि सबसे आखिरी में आप खाना खाएँगे, वो भी बच गया तो। नहीं बचा तो दोबारा आपके लिए खाना नहीं बनेगा, जबकि खाना मैं खुद ही बनाती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको कहीं न कहीं मैं मार के डर से, गाली के डर से क्या करती थी कि मैं रोटियों को अपने अंडरगारमेंट में छुपा लेती थी, कहीं भी छुपा लेती थी और बाथरूम जाती थी और 2 रोटियाँ मैं एक्स्ट्रा खा लिया करती थी बिना सब्जी के। सब्जियों को तो मैं अंडरगारमेंट में छुपा नहीं सकती थी ना, तो मैं रोटियों को अंडरगारमेंट्स में अपने छुपा करके बाथरूम में जा कर के रोटियाँ खाया करती थी। लेकिन उस समय मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे साथ में क्या हो रहा था, ना उस समय इंटरनेट था, ना मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, ना मैं टीवी देखती थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या सही होता है, क्या गलत होता है, लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगता था कि मेरे साथ में बहुत गलत हो रहा है। अगर मैं मार को गिनना चाहूँ ना, तो मैं ना याद कर सकती हूँ, ना गिन सकती हूँ कि मुझे कितनी बार उसने मारा होगा, मैं गिन भी नहीं सकती हूँ। अब पता है मेरी मानसिक स्थिति ये हो गई कि मैं ये सोचने लग गई कि मैं इन सबका मर्डर कर दूँ। सबका मर्डर कर दूँ तो फिर वो मैं ये भी सोचती थी मर्डर कर दूँगी तो मैं जेल चले जाऊँगी। तो मैं एक छोटे बच्चे के दिमाग के हिसाब से 17.5-18 साल की उम्र में जो मेरा दिमाग था, आज तो इंटरनेट है, मीडिया है, उस समय कुछ नहीं था उस समय। तो मैं उस समय सोचती थी कि मैं इनकी बॉडी को कैसे ठिकाने लगा दूँ, सेप्टिक टैंक में डाल दूँ, इनको काट दूँ, क्या कर दूँ, इस तरह की मानसिक चीज़ें मेरे दिमाग में आने लग गई। ये भी समझाया गया परिवार के द्वारा कि बच्चा हो जाता है तो सब ठीक हो जाता है, एक बच्चा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा एक बच्चा भी हो गया और 1.5 साल बाद दूसरा बच्चा भी मेरा हो गया। लेकिन ठीक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे माथे में पूरे माथा फूटा हुआ है मेरी पूरी पीठ जली हुई है, हाथ मेरे पूरे कटे हुए हैं। कुछ भी मेरे साथ में ठीक नहीं हुआ। मैंने सोचा अब बहुत हो गया, अब यार खत्म करते हैं ज़िंदगी यार। नहीं, नहीं जीना, बहुत हो गया यार, इतनी मार खाना, इतनी जलाला तब बहुत हो गया, नहीं जीना मुझे। तो मैंने उस दिन फैसला किया कि आज मैं सुसाइड कर लूँगी। अचानक से मेरे दिमाग में आ गया, मैं इनके लिए मरना चाहती हूँ, इनके लिए मरना चाहती हूँ मैं। नहीं मरना यार, नहीं मरना बिल्कुल। अब मैंने सोचा मैं झाड़ू लगा लूँगी, मैं पोछा लगा लूँगी, किसी के घर में खाना बना लूँगी और अगर ज़रूरत पड़ी ना तो वेश्या भी बन जाऊँगी। रेलवे स्टेशन में सो लूँगी, लेकिन मैं इनके लिए नहीं मरूँगी किसी भी हालत में। मुझे नहीं पता था मेरा आगे का भविष्य क्या होने वाला है या मैं सिविल सर्विसेज़ करूँगी, मेरे मन में कुछ नहीं था। बस इतना था कि मुझे कोई भी एक छोटी-मोटी जॉब ऐसी करनी है, जिससे मैं मेरे बच्चों के साथ में सर्वाइव कर सकूँ और किसी से कुछ भी माँगने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़े। मैं अपने बच्चों का लालन-पालन कर सकूँ, इतनी मेरी इच्छाएँ थी। तो मैं इस बीच में पढ़ाई भी करने लग गई। मैंने एमए किया, मेरे एमए का रिज़ल्ट आया तो लैंडलाइन से वो सिक्के डाल के मैंने फ़ोन किया कि मेरा रिज़ल्ट क्या हुआ है? तो बोले कि रिज़ल्ट लेने आपको ही आना पड़ेगा। मैं एकदम से डर गई, मैंने कहा यार मैं तो फ़ेल हो गई होंगी, कुछ गड़बड़ हो गया है। मैंने कहा सर ऐसा है कि वो कॉलेज तक जाने के लगते ₹14 किराया लगते थे, अब कहाँ से ₹14 लाऊँ? मेरे तो बच्चे ₹2 का बिस्कुट माँगते तो वो नहीं दे सकती थी। महीनों तक हम सिर्फ़ दाल-चावल खाते थे, सुबह दाल-चावल, रात को दाल-चावल। मैं दाल को फ्राई भी नहीं कर सकती थी, ऐसी स्थिति में मैं रह रही थी और बच्चे को दूध भी पिला रही थी। तो मैंने कहा सर मेरे पास में पैसे तो नहीं है वहाँ तक आने के लिए। अब 10-15 दिन में अगर मेरे पास में पैसे आ जाएँगे तो मैं आ जाऊँगी रिज़ल्ट लेने का। तो उनको शायद मेरे ऊपर दया आ गई। तो उन्होंने बोला बेटा हम इसलिए नहीं बुला रहे हैं तेरे को कि तेरे ₹14 लगाने। तूने पूरे कॉलेज को टॉप किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसलिए तुझे बधाई देने के लिए बुला रहे हैं।
मुझे पहली बार खुद के ऊपर गर्व हुआ कि मैंने इन परिस्थितियों में बरकतुल यूनिवर्सिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप कर लिया। मेरा भाग्य इतना अच्छा रहा कि मेरी ज्वाइनिंग के 8 महीने बाद ही मुझे जिला मुख्यालय में चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर बना दिया गया और अन्य 3 निकायों का भी मुझे चार्ज दे दिया गया और प्रोजेक्ट ऑफिसर भी डिस्ट्रिक्ट का मुझे बना दिया गया। इस बीच में मेरे अच्छे लोगों से संबंध हुई और मुझे नहीं पता मुदगल सर कहाँ रहते हैं, उस समय वो मेरे एसपी थे। थैंक यू सर, आपने मुझे मोटिवेट किया, मैं उनसे बहुत जुड़ी हुई थी। तो मैं हमेशा उदास रहती थी कि कोई बीच-बीच में आके मुझे मारपीट करके जाता था और मैं सामाजिक इज्जत के चलते उसको कुछ दे देती थी, कुछ कर देती थी। तो बोली सविता क्यों ना तू ऐसे उदास रहती? मैंने कहा सर वो फिर मैं उनसे खुल गई तो मैंने बताया सर मेरे साथ ऐसी-ऐसी स्थिति। बोले तो किस बात से डरती है? मैंने कहा सर वो मैं अगर विरोध करूँगी, एफआईआर करूँगी तो सबको पता चल जाएगा, पेपर में छपेगा कि चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर के हस्बैंड के साथ में मारपीट होती है, मैडम के साथ में मारपीट होती है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं करेगा। बोले किस सामाजिक इज्जत की बात कर रही है तू? किस सामाजिक इज्जत की बात कर रही है? जिसमें तो रोज पिटे, रोज गाली खाए, टॉर्चर हो जाए, वो इज्जत है क्या? जिसको जो बोलना है बोलने दे। अब की बार आए ना तो मेरे को एक मिस कॉल मारना। उस समय मोबाइल फोन आ गया थे, मेरे पास नोकिया का टिक-टिक वाला फोन था, नंबर वाला। मेरे को उनने इतना बूस्ट अप कर दिया कि इज्जत के बारे में उन्होंने मुझे मुदगल सर ने सही परिभाषा सिखाई कि इज्जत समाज जो बोलता है वो नहीं होती है, इज्जत वो होता है जो आपका आत्मसम्मान होता है। मैंने उस बात को सीख लिया। वो आया एसबीआई हमेशा की तरह आते ही से पूछा, ये घर किसका है? सरकारी मकान बंगला मुझे मिला हुआ था। मैंने कहा हाँ मेरा घर है। उस दिन कॉन्फिडेंस का मैंने हाँ ये मेरा घर है। मैं तो लड़ने के मूड में थी ऑब्वियसली। तो बोला अच्छा ये तेरा घर है? उसने मेरे बाल पकड़े, उसको मारने का ये तरीका था, बाल पकड़ के खिड़की में भटक देना, लात मार देना, घूसा मार देना, पटक देना, जिस भी तरह से वो मार सकता था वो मारता था। मैंने मोबाइल में डायल किया तो एक ही रिंग जा पाई सर को, एक ही मुदगल सर के रिंग जा पाई, पर उसमें लिखा हुआ आया एसपी मंडला। उसने देखा कि इसने एसपी को फोन कर दिया है तो उसने बोला कि आज तो तूने पुलिस को बुला लिया है, तो अब मैं तेरे को उतना मारूंगा, इतना मारूंगा जब तक पुलिस नहीं आएगी। जिंदा बच गई तो तेरी कहानी, नहीं बची तो तू जान। पर मैं उस दिन एक भी नहीं रोई। वैसे तो मैं उसके मारने पे रोती ही नहीं थी। मैं उस दिन इतना कॉन्फिडेंट थी, मैंने सोचा कि ये मुझे आज आखिरी बार मार रहा है, इसके बाद ये जीवन में मुझे नहीं मारेगा। मेरी बैचमेट का भाई वहां पे फूल सिंह टेकाम टीआई था। फूल सिंह भैया थैंक यू। और वो 2.5 मिनट के अंदर मेरे घर में पुलिस आई और जब पुलिस ने मेरी हालत देखी, मेरी नाक से खून बह रहा है, मेरे दांत से खून बह रहा है, मतलब बहुत 2.5-3 मिनट में वो जितना मुझे मार सकता था मार दिया। मेरे दोनों बच्चे यजु शरथर दरवाजे में मम्मी मम्मी करके चिल्ला रहे थे क्योंकि मारने पीटने की आवाज आ रही थी। जब पुलिस ने मेरी हालत देखी तो एक प्लास्टिक की चेयर लगा के उन्होंने मुझे आंगन में बैठाया और पुलिस वालों ने लिटरली मुझे देखने के बाद में उसके साथ में जो सच में व्यवहार होना चाहिए था, जो सालों से नहीं हो पाया था, वो व्यवहार पुलिस वालों ने उसके साथ में किया। आपने कभी सुना है किसी महिला को पहली पेशी में डिवोर्स मिला हो? मैं वो महिला हूँ जिसको एक पेशी में डिवोर्स मिला। जब जज ने मेरी हालत देखी, मैं अकेले जाके कटघरे में खड़े हो गई ऐसे, और वो वकील लेके आए हुए थे, वो खुद भी इसी प्रोफेशन में था। तो जज ने मुझे बोलते ना जैसे ईश्वर हर जगह आ जाता है मदद करने के, अगर आप सच्चे दिल के होते हो तो। जज ने डायस छोड़ करके मुझे अपने चेम्बर में बुलाया और जज ने कहा बेटा तू क्या चाहती? मैं उनके सामने हाथ जोड़ी, मैंने कहा सर कुछ नहीं चाहिए, बच्चे मेरे हो जाएं, बस इतना आप ऐसा कर दीजिए कि बच्चे मुझे मिल जाएं। जज ने मुझसे कुछ नहीं कहा। एक ही दिन में लंच टाइम के बाद मेरी दूसरी पेशी लगा दी और बच्चों की पूरी पेरेंटिंग मुझे मिली, उससे मिलने की भी अनुमति नहीं मिली और मेरी सिंगल डे में मेरा डिवोर्स हो गया। तो आज वो दिन था जहाँ पे सही में मैंने अपने आप को पहचाना और सही में मैं सविता प्रधान बन पाई।